गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने जो है हिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अभी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब जो है आज हम लोग जो है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट द्वितीय द्वैत शासन था, जिसमें ब्रिटिश संसद की प्रधानता थी। इसके आंसर को इवेल्युएट करेंगे। तो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट जो है यह एक द्वितीय द्वैत शासन था और जिसमें ब्रिटिश संसद की प्रधानता थी। तो उत्तर का अवलोकन करते हैं। फॉक्स इंडिया बिल के पश्चात भारतीय मामलों के संदर्भ में पिट्स का इंडिया एक्ट लाया गया। इस अधिनियम के समय की परिस्थितियां निश्चित रूप से संसद को प्रोत्साहित कर रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए, क्योंकि अब कंपनी की व्यापारिक प्रधानता एवं दीवानी के भारतीय अधिकार ब्रिटेन को और अधिक लाभान्वित कर सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा 6 कमिश्नरों का बोर्ड गठित किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव संबंधी मामलों को इस नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने तथा किसी को सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति संचालक करते थे, परंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार संचालक मंडल का था। भारत में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भी परिवर्तन किया गया। इसके सदस्यों की संख्या जो है घटाकर 3 कर दी गई और बंबई व मद्रास की सरकारें इसके अधीन कर दी गई। इसी एक्ट में घोषणा की गई कि भारत में राज्य विस्तार और विजय की नीति का अनुसरण इंग्लैंड की नीति, प्रतिष्ठा तथा इच्छा के विरुद्ध है, परंतु वास्तविक अर्थों में ऐसा नहीं था। तो परीक्षण करने पर जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था और शासन की यह द्वैध प्रणाली 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और दोबारा इवेल्युएट करते हैं। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट द्वितीय द्वैत शासन था, जिसमें ब्रिटिश संसद की प्रधानता थी। तो फॉक्स इंडिया बिल के पश्चात भारतीय मामलों के संदर्भ में पिट्स इंडिया का एक्ट लाया गया। इस अधिनियम के समय की परिस्थितियां निश्चित रूप से संसद को प्रोत्साहित कर रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए, क्योंकि अब कंपनी की व्यापारिक प्रधानता एवं दीवानी के भारतीय अधिकार ब्रिटेन को और अधिक लाभान्वित कर सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा 6 कमिश्नरों का बोर्ड गठित किया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव संबंधी मामलों को इस नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने तथा किसी को सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति संचालक करते थे, परंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार संचालक मंडल का था। भारत में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भी परिवर्तन किया गया। इसके सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई और बंबई व मद्रास की सरकार इसके अधीन कर दी गई। इसी एक्ट में घोषणा की गई कि भारत में राज्य विस्तार और विजय की नीति का अनुसरण इंग्लैंड की नीति, प्रतिष्ठा तथा इच्छा के विरुद्ध है, परंतु वास्तविक अर्थों में ऐसा नहीं था। परीक्षण करने पर निष्कर्ष निकलता है कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया और शासन की यह द्वैध प्रणाली 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। तो इस तरह से हमने जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को एक द्वितीय द्वैध शासन के रूप में मैंने देखा। इसमें जो है अधिनियम में के द्वारा जो है 6 कमिश्नरों का बोर्ड गठित किया गया और इसमें जो है एक भारत में गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें भी परिवर्तन किया, सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी जो है उसके अधीन कर गई। इसी एक्ट में ये घोषणा किया गया था कि भारत में राज्य विस्तार की जो नीति होगी उसका अनुसरण इंग्लैंड की नीति, प्रतिष्ठा और इच्छा के विरुद्ध है, लेकिन ये ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। तो चलिए, इस क्वेश्चन का हमने आंसर इवेल्युएट कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट।